जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। मैं सचिन आज आप सभी के लिए बीपीएससी तैयारी 4.0 आपकी होने वाली जो है उसके लिए हम सामाजिक विज्ञान और इतिहास के महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे। आज के इस क्लास में आपको जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगी, जिसमें आपको जो है एनसीईआरटी और एससीईआरटी से संपूर्ण निचोड़ आपको एक तरह से देखने को मिलेगा। इन दोनों के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट थ्योरी है, इम्पोर्टेंट प्रश्न जो यहाँ से बन सकते हैं वो सभी इस क्लास में करवाएंगे। और ये जो है चैप्टर नंबर 5 है, इसके पहले 4 चैप्टर आपके कंप्लीट हो चुके हैं और ये क्लास 6 की एनसीईआरटी से करवाया जा रहा है। और विद्यालय एजुकेशन में आपका सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 5। ठीक है, आपके 4 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम जो है चैप्टर नंबर 5 राजा, राज्य और एक प्राचीन गणराज्य के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कैसा था राज्य, फिर वहां का राजा कैसा था और एक प्राचीन जो गणराज्य है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास में। कुछ लोग शासक कैसे बने इसके बारे में बात करेंगे कि सबसे पहले जो है कुछ लोग जो शासक थे वो कैसे बने। अश्वमेध यज्ञ एक ही ऐसा आयोजन था जिसमें एक घोड़े को राजा के लोगों की देखरेख में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था, और इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने रोका तो उसे वहां अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से लड़ाई करनी पड़ती थी। अगर उन्होंने घोड़े को जाने दिया तो इसका मतलब यह होता था कि अश्वमेध यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था और यह यज्ञ विशिष्ट पुरोहितों द्वारा संपन्न किया जाता था। इसके लिए उन्हें उपहारों से सम्मानित भी किया जाता था। अब देखिए अश्वमेध यज्ञ के बारे में बताया गया है। तो अश्वमेध एक ऐसा यज्ञ होता था जिसमें जो राजा करवाता था वो उसके द्वारा एक घोड़े को अपने साम्राज्य में छोड़ा जाता था, और जो कोई भी उस घोड़े को पकड़ लेता था तो उसको उस राजा से युद्ध करना पड़ता था। इसलिए अगर कोई युद्ध नहीं करता था तो वो उसकी जो है अधीनता भी स्वीकार कर लेता था, यह माना जाता था। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक है आपका। नेक्स्ट, अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा बहुत शक्तिशाली माना जाता था और यज्ञ में आमंत्रित सभी राजा उसके लिए उपहार लाते थे और उसकी अधीनता को भी स्वीकार करते थे। सभी आयोजनों में राजा का जो मुख्य स्थान होता था उसे राज सिंहासन या बाघ की खाल के एक विशेष आसन पर बिठाया जाता था। युद्ध क्षेत्र में राजा का जो सारथी ही उसका सहचर होता था। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, युद्ध क्षेत्र में राजा का जो सारथी है तो राजा को क्या कहलाता है, तो वो उसका सहचर कहलाता है, साथी कहलाता है। और यज्ञ के अवसर पर वह राजा की विजयों तथा अन्य गुणों का गुणगान करता है। ठीक है, राजा के सगे संबंधी खासकर उनकी रानियों तथा पुत्रों को भी कई छोटे छोटे अनुष्ठान करने होते थे। अन्य सारे जो आमंत्रित राजाओं का काम है सिर्फ बैठकर यज्ञ की पूरी प्रक्रिया को देखना भर था, और राजा के ऊपर पुरोहित पवित्र जल के छिड़काव के साथ साथ अन्य कई अनुष्ठान करता था। विष अथवा वैश्य जो थे वो जैसे सामान्य लोग उपहार लाते थे जिन्हें पुरोहित शूद्र मानते थे, और कई अनुष्ठानों में शामिल भी उन्हें नहीं किया जाता था। जो वैश्य लोग थे, शूद्र लोग थे, उनको इन अनुष्ठानों में बहुत बार तो शामिल ही नहीं किया जाता था। बस उनको सिर्फ और सिर्फ उपहार लेकर आते थे, वो दे देते थे और उन्हें वहां पे शामिल नहीं होने दिया जाता था। ठीक है, तो हम बात करेंगे वर्ड, क्या है ये वर्ड। ठीक है, उस समय उत्तर भारत में खासकर गंगा यमुना क्षेत्र में कई ग्रंथ रचे गए, जिसमें जो है ऋग्वेद के बाद रचे होने के कारण ये उत्तर वैदिक ग्रंथ कहे जाते हैं। ऋग्वेद के कारण जो है जो ग्रंथ थे वो रचे गए थे, इसलिए उन्हें उत्तर वैदिक ग्रंथ कहे जाते थे। इनके अंतर्गत सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और अन्य ग्रंथ भी शामिल हैं। उस समय समाज में कई समूह थे जिनमें पुरोहित, योद्धा, कृषि, पशुपालक, व्यापारी, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले और जंगल में रहने वाले लोग शामिल थे। जहां कुछ पुरोहित तथा योद्धा वैभवशाली थे, वहीं कुछ कृषक और व्यापारी भी धनवान थे। दूसरी ओर पशुपालक, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले, शिकारी तथा भोजन संग्राहक गरीब थे या निर्धन थे। पुरोहितों के लोगों को जो है 4 वर्गों में विभाजित किया गया था। यहीं से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो कौन कौन से वर्ड होते थे। तो इन्हीं जो 4 जो पुरोहित के लोग हैं, इनके लोगों को 4 वर्गों में विभाजित किया गया था, और जिन्हें क्या कहते थे, वर्ड, जिन्हें हम ये लोग वर्ड कहते थे। उनके अनुसार प्रत्येक वर्ड को अलग अलग कार्य निर्धारित थे। पहला वर्ड ब्राह्मणों का था, और ब्राह्मणों का जो कार्य था, कैसा कार्य था, उनका काम था वेदों का अध्ययन अध्यापन करना, यज्ञ करवाना, यज्ञ करना,
जिसके लिए उन्हें उपहार मिलता था। जैसे राजा के समक्ष जाकर के ब्राह्मण लोग यज्ञ करवाते थे, अध्ययन अध्यापन का कार्य करते थे। ये इनका प्रमुख कार्य था और ये पहला वार्ड था ब्राह्मणों का। दूसरा स्थान था शासकों का था, जिन्हें क्षत्रिय कहा जाता था। उनका काम जो है युद्ध करना था। जो क्षत्रिय कुल के थे, उनका प्रमुख कार्य था युद्ध करना और वो युद्ध की जो है तकनीकें सीखते रहते थे और लोगों की रक्षा करना था। तीसरे स्थान पर आपको विष या वैश्य आते थे। इनमें जो है कृषक, पशुपालक और व्यापारी आते थे। क्षत्रिय और वैश्य दोनों ही यज्ञ का अधिकार प्राप्त था। मतलब क्षत्रिय भी यज्ञ करवाते थे और वैश्य भी यज्ञ करवा सकते थे। दोनों को ये अधिकार प्राप्त था। वर्णों में अंतिम स्थान जो है शूद्रों का था और इनका काम अन्य 3 वर्णों की सेवा करना था। मतलब कौन कौन से अन्य 3 वर्ण? जैसे ब्राह्मण वर्ण हो गया, क्षत्रिय हो गया, वैश्य हो गया, इन सभी की सेवा करना काम था शूद्रों का। ठीक है, और इन्हें कोई अनुष्ठान करने का अधिकार भी नहीं था। प्रायः औरतों को भी शूद्रों के समान माना गया। अब देखिए, उत्तर वैदिक काल एक इसीलिए जो है बहुत मतलब कठिन काल माना गया है। उत्तर वैदिक काल को जो है, इसमें जो है औरतों को कोई एक यहाँ पर औरतों की ना जो दशा है बहुत खराब थी। उत्तर वैदिक काल में शूद्रों के समान औरतों को बिहेव किया जाता था, शूद्रों को समान औरतों को माना जाता था। प्रायः औरतें जो है महिलाओं तथा शूद्रों को वेदों के अध्ययन का भी अधिकार नहीं था। अर्थात ये अध्ययन के लिए वेदों का अध्ययन नहीं कर सकती थी। जो महिलाएं थी वहां की, उनको ये अधिकार प्राप्त नहीं था। पुरोहितों के अनुसार सभी वर्णों का जो निर्धारण है जन्म के आधार पर ही होता था। पुरोहितों ने ये निर्धारित कर दिया था। और इसके पहले क्या था? इसके पहले था जो है जो जिस काम को करने लगे उसके काम के आधार पर जो है उसके वर्ण का निर्धारण होता था। लेकिन अब जो है पुरोहितों के अनुसार जन्म के अनुसार निर्धारण होने लगा था। जैसे उदाहरण के तौर पर ब्राह्मण माता पिता की जो संतान है वो ब्राह्मण ही होती थी। बाद में कुछ लोगों को अछूत माना गया। अछूत वर्गों में कुछ शिल्पकार, शिकारी तथा भोजन संग्राहक शामिल थे। साथ ही में वे लोग भी आते थे जो शवों को दफनाने या जलाने का काम करते थे। इन लोगों से संपर्क अपवित्र माना जाता था। जो आपको मतलब दफनाने या जलाने का कार्य किया करते थे, उनको यहाँ पर अपवित्र माना जाता था। कई लोगों ने ब्राह्मणों द्वारा बनाई हुई इस वर्ण व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया। कुछ राजा स्वयं को पुरोहितों से श्रेष्ठ मानते थे और कुछ लोग जन्म के आधार पर वर्ण निर्धारण सही नहीं मानते थे। इसके अतिरिक्त कुछ लोग कुछ लोग व्यवसाय के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव उचित नहीं समझते थे, जबकि कुछ लोग चाहते थे कि अनुष्ठान संपन्न करने का अधिकार सबका हो। कई लोगों को ने जो है छुआछूत की आलोचना की और इस उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर क्षेत्र जैसे कई इलाकों में सामाजिक आर्थिक असमानता बहुत कम थी। यहाँ पुरोहितों का प्रभाव भी बहुत सीमित था। अब हम बात करेंगे जनपद की। जनपद तो महायज्ञों को करने वाले जो राजा बाद में जन के राजा ना होकर के जनपदों के राजा माने जाने लगे। और जनपद का जो शाब्दिक अर्थ है वो है जन के बसने की जगह होता है। ठीक है, अर्थात लोगों के बसने की जगह को क्या कहते हैं? जनपद। ठीक है, पुरातत्वविदों ने जनपदों की कई बस्तियों की खुदाई की और दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा के पास अतरंजी खेड़ा में इनके जो है प्रमुख साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं जनपदों के। खुदाई से पता चलता है कि लोग झोपड़ियों में रहते थे और मवेशियों तथा अन्य जानवरों को पालते थे। वे चावल, गेहूं, धान, जौ, दालें, गन्ना, तिल तथा सरसों जैसी फसल भी उगाते रहते थे। इसलिए जो है ये आपने देखा होगा कि जो ये प्रमुख स्थल थे, यहाँ से बहुत सारी चीजें आपको खुदाई के उपरांत मिली हैं। ठीक है, यहाँ के लोग जो है मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। इनमें जो है कुछ धूसर और कुछ लाल रंग के होते थे। जैसे धूसर चित्रित मृदभांड आपने सुना होगा और ये इन पर जो है लाल रंग का पेंट किया जाता था, लाल रंग की चित्रकारी करते थे। पुरा स्थलों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन भी मिले हैं जिन्हें चित्री धूसर पात्र या चित्री धूसर मृदभांड के रूप में भी जाना जाता है। अब देखेंगे कि जो पुरातत्वविद है उन्होंने बहुत विशेष विशेष प्रकार के बर्तनों की खोज की है, जिनमें आपको ब्लैक काली मिट्टी के बर्तन है और लाल मिट्टी के बर्तन, पीली मिट्टी के भी बर्तन है जिन पर जो है चित्रकारी होती थी। भिन्न भिन्न प्रकार के यहाँ पे जो है चित्र बनाए जाते थे। जैसे मान लीजिए कोई ये बर्तन है, ये मान लीजिए कोई बर्तन है। ठीक है,
इस पे जो है चित्रकारी होती थी। ये लोग चित्रकारी भी करते रहते थे इन पर, ताकि बर्तन को देखने में और अच्छे से सजाया जा सके और इनको उचित मूल्य मिल सके। इसके लिए ये जो है इन पर जो है चित्रकारी करते थे। ठीक है। अब हम बात करेंगे महाजनपदों की। तो जो है हमको महाजनपदों के बारे में कहाँ से जानकारी मिलती है? तो जैन ग्रंथ, जो आपका जैन ग्रंथ भगवती सूत्र, जैन ग्रंथ भगवती सूत्र और बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, इनसे जो है हमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मतलब 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है। भगवती सूत्र और अंगुत्तर निकाय से इनके बारे में जानकारी मिलती है। जैसे महाजनपद में देखेंगे तो सबसे उत्तर में कौन सा है? कंबोज। फिर है आपका तक्षशिला गांधार, जिसकी राजधानी है, गांधार की राजधानी तक्षशिला है। ठीक है। कुरु है कुरुक्षेत्र, पांचाल। फिर आपका कौशल, काशी, मगध, अंग, विदेह जो लिच्छवी वाला प्रदेश है, सबसे इंपॉर्टेंट है। अवंती, सूरसेन, मत्स्य, चेदी, वत्स, कौशाम्बी। फिर अस्मक, जो आपका सबसे दक्षिण भारत का है, अस्मक। ये आपके कुछ जो है 16 महाजनपद हैं, आप देख सकते हैं कौन कौन से हैं। अवंती, चेदी, वत्स, कौशाम्बी, सूरसेन, मत्स्य, कुरु, गांधार, कंबोज, अस्मक, मगध, अंग, काशी, कौशल, मल्ल, पांचाल। ये जो है 16 महाजनपद है, जो बहुत ही आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। और इनके सभी लोग जो है इनकी राजधानी अवश्य याद कर लीजिएगा। कई बार जो है आपको सीटेट के एग्जाम में भी ये पूछा गया है, और जो स्टेट टेट है उसमें भी ये पूछे जाते हैं, महाजनपदों से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। और इनकी राजधानी अब पूछ लेते हैं, तो याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए, इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। 2500 साल पहले जो जनपद थे वो बहुत अधिक महत्वपूर्ण हो गए, लेकिन तभी से इन्हें जो है महाजनपद की संज्ञा दी गई। अधिकतर जो महाजनपदों की एक राजधानी होती थी, कई राजधानियों में जो है किलेबंदी भी की गई थी, अर्थात इनके चारों ओर लकड़ी, ईंट या पत्थर की ऊंची जो है दीवारें बना दी जाती थी। क्यों दीवारें बनाते थे? ये जो है जंगली जानवरों, विदेशी जो आपके दूसरे राज्य के राजा थे, दूसरे राज्य के लोगों से अपनी सुरक्षा के लिए, और वहां के जो है जो लूटपाट से बचने के लिए जो है ये लोग अपने किलेबंदी करते थे। अपने जिले की जो इनका जनपद होता था उसकी जो है किलेबंदी करते थे, जिससे कि दूसरे राज्यों से के आक्रमणों से सुरक्षा हो सके। ठीक। नेक्स्ट है, कुछ राजा अपनी राजधानी के चारों ओर विशाल, ऊंची और प्रभावशाली दीवार खड़ी कर अपनी समृद्धि और शक्ति का प्रदर्शन भी करते थे। इस तरह से किले के अंदर रहने वाले लोगों और उस क्षेत्र पर नियंत्रण रखना भी सरल हो जाता था। उस समय जो है राजा सेना रखने के लगे थे और सिपाहियों को नियमित वेतन देकर पूरे साल रखा जाता था। कुछ भुगतान संभवतः आहत सिक्कों के रूप में होता था। अर्थात अब जब उत्तर वैदिक काल जब शुरू था आपका, तो उस टाइम पे जनपद जब बनने लगे थे, तो इन लोगों ने जनपदों के साथ साथ एक जो है स्थायी सेना रखना भी शुरू कर दिया गया था, और इन सेनाओं को जो है स्थायी वेतन देकर पूरे साल का जो है वेतन दिया जाता था, और उस वेतन के रूप में जो है सिक्कों भी दिए जाते थे, आहत सिक्के जिन्हें बोलते हैं, और ये जो है सिक्कों के रूप में दिया जाता था। आहत सिक्के क्या होते हैं? आपने जैसे देखा, ये मान लीजिए कोई सिक्का है, तो आहत सिक्के कैसे होते हैं? इन पे जो है मान लीजिए कि ये सिक्का है और इस पे जो है किसी भारी जैसे हथौड़े टाइप का कोई हथियार है, उससे अगर यहाँ पे आहत करेंगे और इसमें कुछ जो है मुद्राएं बनती थी, इसमें जो है कुछ मुद्राएं बन जाती थी, वही जो है आहत प्रकार के सिक्के होते थे। ठीक है। आहत सिक्के, पंचमार के सिक्के, ये सब जो है उस टाइम पे चलते थे। अब हम बात करेंगे कर। क्या होता है कर? अर्थात टैक्स। आज की डेट में आप सभी लोग जो है टैक्स के से परिचित हैं, सब लोग जो है टैक्स के बारे में जानते हैं, लेकिन उस टाइम पे कैसा टैक्स होता था, कैसे ये लोग टैक्स कैसे मतलब ये लोग टैक्स देते थे, और टैक्स के रूप में क्या देते थे, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। महाजनपदों के जो राजा थे विशाल किले बनवाते थे और बड़ी सेना रखते थे, इसलिए उन्हें प्रचुर संसाधनों की भी आवश्यकता होती थी। इसलिए इसके लिए उन्हें कर्मचारियों की भी आवश्यकता होती थी, और अतः महाजनपदों के जो राजा हैं लोगों द्वारा समय समय पर लाए गए उपहारों पर निर्भर न रहकर अब नियमित रूप से कर वसूलने लगे थे। अर्थात पहले क्या होता था कि पहले जो यहाँ के निम्न वर्ग के जो लेख थे वो राजा के लिए जो है क्या लाते थे, उपहार लेकर आते थे, लेकिन राजा फिर धीरे धीरे अब संतुष्ट नहीं हुआ उनसे,
और वो क्या किया कि जो है धीरे-धीरे उसने अब नियमित रूप से कर वसूलना शुरू कर दिया, जिससे कि उसकी आय में बढ़ोतरी होने लगी। फसलों पर लगाए कर गए जो कर थे वो सबसे महत्वपूर्ण थे, क्योंकि अधिकांश लोग कृषक ही थे और जो कृषक है तो वो सबसे ज़्यादा फसल ही उपज करता है। प्रायः उपज का 1/6वाँ हिस्सा कर के रूप में निर्धारित किया जाता था, जिसे भाग कहा जाता था। मतलब यहाँ पे जो आपका कर के रूप में जो अनाज लिया जाता था, वो उसे हम क्या कहते थे? भाग, उसे हम भाग कहा जाता था। कारीगरों के ऊपर भी कर लगाए गए हैं, जो प्रायः श्रम के रूप में चुकाए जाते थे, जैसे कि एक बुनकर, लोहार और सुनार को राजा के लिए महीने में 1 दिन काम करना पड़ता था। इसी को वो आपने देखा होगा, सुना होगा, श्रम दान करना। मतलब कर के रूप में कर दान करना, ये श्रम दान करना, ये लोग श्रम कर वो देते थे, ठीक है? अर्थात आप वहाँ राजा के यहाँ काम करके श्रम करके एक काम करके जो है अपना कर चुकाते थे। पशुपालकों को जानवरों या उनके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था। जो पशुपालक थे, उनको जो है या तो वो जानवर देंगे या तो उनके द्वारा उत्पाद, जैसे कि भैंस है, तो भैंस का उत्पाद क्या होगा? दूध होगा, घी होगा, मक्खन होगा, ये सभी ले जाकर के राजा को समर्पित करना, कर के रूप में ये लोग देते थे। या फिर अगला है व्यापारियों का जो सामान है, ये खरीदने बेचने पर भी कर देना पड़ता था। जैसे व्यापारी कोई सामान खरीदता था या बेचता था, तो उस पर जो है व्यापारी को कर अदा करना पड़ता था। आखेटकों तथा संग्राहकों को जंगल से प्राप्त वस्तुएं भी देनी पड़ती थी। अर्थात जैसे जंगल से बहुत सारी बहुमूल्य वस्तुएं प्राप्त हुई, और जैसे जंगलों से ये लोग लकड़ी काट कर लाते थे, फल लेकर आते थे, और भी बहुत सारे जो है जंगलों से जो है औषधियां प्राप्त होती थी। तो उन सभी को जो है यहाँ पर जो उनसे प्राप्त वस्तुएं थी, तो उसका कुछ हिस्सा जो है राजा को कर के रूप में देना पड़ता था। अब हम बात करेंगे कृषि में परिवर्तन, ठीक है? चेंजेस ऑफ एग्रीकल्चर, चेंजेस इन एग्रीकल्चर, मतलब कृषि में परिवर्तन, क्या-क्या परिवर्तन शुरू हो गए, ये बताना है। इस युग में जो है कृषि के क्षेत्र में 2 बड़े परिवर्तन आए। जैसे हल के फाल अब लोहे के बनने लगे थे, क्योंकि उत्तर वैदिक काल में जो है हमें लोहा मिल गया था, ठीक है? इसके पहले तो लोहा नहीं था, लेकिन जब लोहा प्राप्त हो गया, लोहे की खोज हो गई, तो हमें फिर जो लोहे हल के जो आपने देखा होगा, ये आपका जैसे होता है, ऐसे कुछ हल होता है, ठीक है? आपने देखा होगा शायद, ऐसे मुठिया लगी होती है और ये आपका हल होता है, ठीक है? ये। तो मान लीजिए जब ये हल होता था, यहाँ पे ये हल में जो ये लकड़ी का पहले बना होता था, लेकिन जो ये फाल है अब लोहे का बना दिया गया। लोहे का फाल बन गया तो थोड़ा-सा इसकी वैलिडिटी बढ़ गई, मतलब ये जल्दी खराब नहीं होने लगा, और अब कठोर जमीन को लकड़ी का फाल की तुलना में लोहे के फाल आसानी से जोता जा सकता था। पहले क्या होता था कि जैसे जमीन ज़्यादा कठोर है तो लकड़ी का फाल टूट जाता था, तो भी इन लोगों को प्रॉब्लम होती थी। लेकिन अब जैसे लोहे का फाल बन गया तो वो और अधिक मजबूत हो गया और कठोर जमीन को भी जोता जा सकता था। इससे जो है फसलों की उपज भी बढ़ गई। दूसरे लोगों का जो है धान के पौधों का रोपण शुरू किया, अर्थात खेतों में बीज छिड़क करके धान उपजाने के बजाय जो है धान के पौधे तैयार कर उनका रोपण शुरू किया गया, और इसमें जो है कमर तोड़ परिश्रम लगता था। ये काम ज्यादातर दास-दासी तथा भूमिहीन खेतिहर मजदूर करते थे। अब हम बात करेंगे सूक्ष्म निरीक्षण। मगध मगध का हम लोग सूक्ष्म निरीक्षण करेंगे। मगध के बारे में बात करेंगे। ये लगभग 200 साल के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद बन गया था। गंगा और सोन जैसी नदियां मगध से होकर बहती थी, और ये जो है यातायात, जल वितरण और जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए भी महत्वपूर्ण थी। जो ये नदियां थी, वो यातायात, इन सभी के लिए भी महत्वपूर्ण साबित हुई। मगध की बात करेंगे तो मगध का एक हिस्सा जो था वो जंगलों से भरा हुआ था, और इन जंगलों में रहने वाले जो हाथी हैं, हाथियों को पकड़कर उन्हें प्रशिक्षित कर सेना के काम में लाया जाता था। यही नहीं, जंगलों से जो है घर, गाड़ियां तथा रथ बनाने के लिए लकड़ी मिलती थी। तो इसके अलावा इस क्षेत्र में लौह अयस्क की खदानें हैं, और मजबूत औजार और हथियार बनाने के लिए जो उपयोगी होता था लौह, ठीक है? लोहे से ये लोग बहुत मजबूत औजार, हथियार और जो है घर बनाने के काम में भी लेते थे। हल वगैरह भी अपने बनाते थे लोहे से ही, ठीक है? अगला है मगध के बारे में बात करेंगे तो मगध में जो है 2 शक्तिशाली शासक, बिंबिसार तथा अजातशत्रु यहाँ पर थे। और
अपने जनपदों को जीतने के लिए ये हर संभव साधन अपनाते थे। मतलब जैसे ही आपके जो बिंबिसार और अजातशत्रु थे, एक ऐसे शासक थे कि दूसरों जनपदों को जीतने के लिए ये हर संभव प्रयास करते थे। महापद्मनंद एक और महत्वपूर्ण शासक थे। उन्होंने अपने नियंत्रण का क्षेत्र इस महाद्वीप के उत्तर-पश्चिमी भाग तक फैला लिया था। अगला है बिहार में राजगृह, आधुनिक राजगीर कई सालों तक मगध की राजधानी बनी रही। बाद में पाटलिपुत्र, जो वर्तमान में पटना है, इसको राजधानी बनाया गया। 2300 साल से भी पहले की बात है कि मिस्र का जो राजा था सिकंदर, विश्व विजय करना चाहता था और पूरी तरह सफल न होने पर भी वह मिस्र और पश्चिमी एशिया के कुछ राज्यों को जो है जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में ब्यास नदी के किनारे तक पहुंच गया था। और जब उसने मगध की ओर कूच करना चाहा तो उसके सिपाहियों ने इनकार कर दिया। वे इस बात से भयभीत थे, अर्थात डरे हुए थे कि भारत के शासकों के पास पैदल, रथ और हाथियों की बहुत बड़ी सेना है। इस बात से वो बहुत ज्यादा भयभीत, डरे हुए थे। अब दूसरा है आपका वज्जी महाजनपद। पहला था मगध महाजनपद, दूसरा है वज्जी। वज्जी की बात करेंगे तो मगध के नजदीक ही वज्जी राज्य था, जिसकी राजधानी थी वैशाली, बिहार। यहाँ एक जो है अलग किस्म की शासन व्यवस्था प्रचलित थी, जिसे हम गढ़ या संघ कहते हैं। जो वज्जी था, इसे हम वज्जी गढ़ या संघ के रूप में जानते हैं। गढ़ या संघ में कोई शासक होते थे। जो गढ़ या संघ होता था उसमें कई सारे शासक होते थे। कभी कभी लोग एक साथ शासन करते थे, जिसमें से प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। ये सभी राजा विभिन्न अनुष्ठानों को एक साथ संपन्न करते थे। सभाओं में बैठकर ये बातचीत, बहस और वाद विवाद के जरिए तय करते थे कि क्या करना है और क्या किस तरह करना है। ठीक है, और ये अपनी नीतियों का भी यहीं पर निर्माण करते थे साथ में मिल करके। ठीक है, शत्रुओं से के आक्रमण से निपटने के लिए वे मिलकर चर्चाएं करते थे और स्त्रियां, दास तथा कम्मकार इन सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे। अब कौन कौन इसमें हिस्सा नहीं ले सकता था? इसमें जो है स्त्रियां भाग नहीं ले सकती थी, काम करने वाले लोग हैं और दास, इन सभी को यहाँ पर जो है कोई हिस्सा नहीं दिया जाता था। बुद्ध तथा महावीर दोनों ही गण या संघ से संबंधित थे। बौद्ध साहित्य में जो है संघ के जीवन का बहुत ही सही वर्णन मिलता है। गण की बात करेंगे तो गण जो है, गण शब्द का प्रयोग कई सदस्यों वाले समूहों के लिए किया जाता है। और संघ की बात करेंगे तो संघ अर्थात संगठन या सभा। वज्जी संघ का वर्णन दीर्घ निकाय से लिया गया है और दीर्घ जो निकाय है आपका, दीर्घ निकाय एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है जिसमें जो है बुद्ध के कई व्याख्यान दिए गए हैं। इन्हें करीब 2300 साल पहले ही दिखाया गया है। ठीक है, सॉरी 2300 साल पहले ही लिखा गया है। ठीक है, जो आपके बौद्ध ग्रंथ है इनको 2300 साल पहले लिखा गया है। अगला क्वेश्चन, अगला है आपका अजात शत्रु के द्वारा जो है अजात शत्रु और वज्जी संघ। अजात शत्रु की क्या भूमिका थी वज्जी संघ को? तो अजात शत्रु जो है वज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहते थे। उन्होंने अपने मंत्री वत्सकार को बुद्ध के पास सलाह के लिए भेजा था। बुद्ध ने उनसे पूछा कि क्या वज्जी सभाएं नियमित रूप से होती हैं तथा उनमें सभी सदस्य उपस्थित होते हैं। जब उन्हें पता चला कि ऐसा होता है तो उन्होंने कहा कि वज्जीवासी तब तक उन्नति करते रहेंगे जब तक वह जो है वह पूर्ण और नियमित सभाएं करते रहेंगे, आपस में मिलजुल कर काम करते रहेंगे और पारंपरिक नियमों का पालन करेंगे। तब तक जो है वज्जी जो संघ था उसको कोई भी अपने में नहीं मिला सकता था। ये बात किसने बताई थी? ये बात जो है आपके गौतम बुद्ध जी ने बताई थी। किसको? तो अजातशत्रु को। बड़ों का आदर, समर्थन और उनकी बातों पर ध्यान देते रहेंगे। वज्जी जो है महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे और उन्हें बंधक नहीं बनाएंगे। फिर शहरों तथा गांवों में चैत्यों का रख रखाव करेंगे। विभिन्न मतावलंबी संतों का सम्मान करेंगे और उनके आने या जाने पर कोई रोक नहीं लगाएगा। कई शक्तिशाली राजा इन संघों को जीतना चाहते थे। इसके बावजूद उनका जो राज्य है अब से लगभग 1500 साल पहले तक चलता रहा और उसके बाद गुप्त शासकों ने गण और संघ पर विजय प्राप्त कर उन्हें अपने राज्य में अधीन कर लिया था या अपने राज्य में शामिल कर लिया था। ठीक है, अन्यत्र की बात करेंगे तो लगभग 2500 साल पहले एथेंस के लोगों ने एक शासन व्यवस्था स्थापित की थी जिसे प्रजातंत्र या गणतंत्र कहते हैं। 2500 साल पहले एथेंस में जो है गणतंत्र की व्यवस्था स्थापित हुई थी। यह व्यवस्था लगभग 200 सालों तक चली। इसमें 30 साल से ऊपर उन सभी पुरुषों को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी जो दास नहीं थे। वहां एक सभा थी जो
महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लेने के लिए साल भर में कम से कम 40 बार बुलाई जाती थी। इन सभा के जो है सभी नागरिक भाग ले सकते थे और शासन के कई पदों पर नियुक्तियां भी लाटरियों द्वारा की जाती थी। सभी नागरिकों को जो है सेना और नौसेना में अपनी सेवाएं देनी होती थी और औरतों को नागरिक का दर्जा नहीं मिलता था। जो औरतें थी उनको नागरिक का दर्जा नहीं मिला था। व्यापारियों तथा शिल्पकारों के रूप में जो एथेंस में रहने वाले और काम करने वाले बहुत से विदेशी जो नागरिक थे उनको भी अधिकार नहीं मिले। एथेंस में जो खदानों, खेतों और घरों तथा कार्यशालाओं में काम कर रहे दासों को भी नागरिक अधिकार प्राप्त नहीं हुए। कुछ महत्वपूर्ण तिथियां आप याद रख लीजिए, जो हो सकता है आपके एग्जाम में हूबहू देखने को मिल जाए, मतलब यहाँ से पूछ लिया जाए तो आपको याद रखना है। कुछ महत्वपूर्ण तिथियों में नए शासक की बात करेंगे तो लगभग 3000 साल पहले नए शासक बने। फिर है महाजनपद, तो महाजनपद की बात करेंगे तो ये लगभग 3000 साल पहले था। 3000 साल पहले महाजनपद अस्तित्व में आए। फिर सिकंदर का आक्रमण, तो सिकंदर का जो आक्रमण है ये दीर्घ निकाय का लेखन जो है मगर लगभग 2300 साल पहले हुआ था सिकंदर का आक्रमण। गण या संघ राज्यों का जो अंत हुआ ये लगभग 1500 साल पहले हुआ था। ठीक है, तो इसे बात आप याद रखेंगे और आज की क्लास जो है आपकी यहीं पे समाप्त होती है। कैसी लगी आज की क्लास कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और किसी क्वेश्चन में या किसी पार्ट में आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। और सभी लोग जो है हमारे टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल जो है हमारा, जिसका लिंक आपको जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से भी आप जो है इसे ज्वाइन कर सकते हैं। और सभी लोग जो है हमारे द्वारा जो जीएस की क्लासें करवाई जा रही है उनको भी आप लोग सभी लोग जो है कंटिन्यू करते रहिए। ठीक है, और तो अगर आप सभी को क्लास पसंद आई है तो क्लास को सभी लोग जो है एक बार लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके बताइएगा कि क्लास आपको कैसी लगी। ठीक है, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।